हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, वेपर प्रेशर हम लोग स्टार्ट किए थे। और वेपर प्रेशर में हम लोग पढ़े थे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिर हम लोग सब्सटेंस का मेजर में कुछ टाइप पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर के लिए एक लॉ भी पढ़े थे, दैट लॉ इज बेसिकली राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ को हम लोग अप्लाई भी किए थे एक टाइप के सॉल्यूशन में, जिस केस में हमारा सॉल्यूट भी कैसा होता है, वोलेटाइल। तो जब कभी भी वैसा सॉल्यूशन होगा जिस केस में सॉल्यूट आपका वोलेटाइल नेचर का होगा, तो सॉल्यूट वोलेटाइल, सॉल्वेंट हम लोग हमेशा वोलेटाइल ही कंसीडर करते हैं। तो दोनों वोलेटाइल हो गया, मतलब वेपर में कन्वर्ट दोनों होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सिंस वेपर दोनों का फॉर्म होगा तो वो दोनों वेपर मिला करके प्रेशर उस लिक्विड पे लगाएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर में दोनों हमारा कंसीडर होगा, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का। तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम के बराबर में होगा। वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे देख भी चुके थे। क्लियर है? चलिए, इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वेपर फेज कॉम्पोजिशन। वेपर फेज में कौन सा कंपोनेंट का कितना क्या पार्ट है उसका कॉम्पोजिशन निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है इस टाइप का, ये आपका बीकर है, इसमें दो सब्सटेंस सपोज कीजिए आपका मिक्सड है। इधर में ये लिक्विड यहाँ तक हमारा भरा पड़ा है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे दो सब्सटेंस है, ए है और बी। तो इसमें से एक हमारा होगा सॉल्यूट। हम सपोज करो कि आपकी ए को सॉल्यूट मान लेते हैं, बी हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो ए और बी, तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हमारा है। सॉल्यूट हम लोग इस केस में कौन से नेचर का ही ले रहे हैं, वोलेटाइल नेचर का ही ले रहे हैं, मतलब ये भी वेपोराइज करेगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें लिक्विड में ए भी है बी भी है, मतलब ए का कुछ कंसंट्रेशन होगा, बी का कुछ कंसंट्रेशन होगा। मान लीजिए कि ए का मोल फ्रैक्शन या ए का कंसंट्रेशन एक्स ए है मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, और बी का कंसंट्रेशन एक्स बी है मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लोग ले लिए। क्लियर? ये कौन से स्टेट में, दिस इज द लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो लिक्विड होगा वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कंटेनर आपका ऊपर से क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। तो ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो सपोज कीजिए कि ये सब वेपर का मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये वेपर का मॉलिक्यूल्स है, जो ए का भी होगा और बी का भी होगा, क्योंकि दोनों वोलेटाइल नेचर का है। तो इसमें ये वेपर फेज हो गया, दिस इज द बेसिकली वेपर फेज या गैसियस फेज। तो इस केस में मान लीजिए कि वेपर में वाई का ए का मोल फ्रैक्शन है वाई ए और बी का मोल फ्रैक्शन है वाई बी। क्लियर? पहले हम लोग डिनोशन समझ लेते हैं कि ए बी किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स ए, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड फेज। क्लियर? एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। वाई ए, ये वाई भी हमारा मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसका, ए का। तो दिस रिप्रेजेंट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बट ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड फेज में नहीं, कौन से फेज में, वेपर फेज में, कि ए का कितना पार्ट हमारा वेपर में है, इन वेपर फेज। क्लियर है? सिमिलरली जो वाई बी होगा, थोड़ा सा स्पेस से लिख लेते हैं। तो वेयर एज वाई बी विल रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। मतलब y आएगा तो वेपर फेज कंपोजिशन को बताएगा, x आएगा तो लिक्विड फेज कंपोजिशन को। हम लोग लिक्विड फेज कंपोजिशन तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे जो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा, टोटल जो हमारा वेपर प्रेशर होगा, अगर हम लोग उसको PT से डिनोट करें, तो सिंस हमारा सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, तो दोनों का वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस केस में जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। दैट विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा, क्योंकि जिस केस में हमारा दोनों वोलेटाइल होता है उस केस में हमारा टोटल वेपर प्रेशर यही आता है हमारा। ये हम लोग पिछले केस में पढ़ भी चुके थे। और हम लोग सिंपली पार्शियल प्रेशर ड्यू टू अगर ए कैलकुलेट करें तो वो भी हम लोग राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और हम लोग पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी कैलकुलेट करें तो दैट विल बी पी नॉट बी मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम लोग आसानी से रॉल्स लॉ वाले फॉर्मूला से आसानी से हम लोग बता सकते हैं। लेकिन तो एक्स ए या एक्स बी तो आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, और एक्स ए एक्स बी क्या चीज़ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, वेपर फेज कॉम्पोजिशन मतलब वाई ए और वाई बी का वैल्यू। क्लियर। तो इसके लिए हम आपको याद दिलाना चाहेंगे एक टॉपिक जो आप गैसेस स्टेट में पढ़े हो। दैट टॉपिक इज बेसिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक कंटेनर हो, उसमें दो गैस मिक्सड हो, समथिंग मान लीजिए एम और एन। ये हमेशा गैस ही होना चाहिए, ये भी गैस, ये भी गैस। जब दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव गैस हम लोग मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे कि जो टोटल हमारा प्रेशर ड्यू टू गैस होता है दैट इज़ द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैस। और किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर हम लोग को सिर्फ एम के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वॉल पे सो निकालना पड़ेगा, पी एम। तो वो होता है हमारा टोटल प्रेशर, मतलब पी मान लेते हैं इसका कि इस गैस का टोटल कंटेनर पे प्रेशर हमारा पी है, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एम। सिमिलरली हम लोग को सिर्फ पार्शियल प्रेशर ड्यू टू एन निकालना पड़ेगा कि एन के द्वारा सिर्फ कितना प्रेशर लग रहा है, दैट विल बी द टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन, अगर आपको याद होगा तो। क्लियर। हो अगर इस केस की हम लोग बात करें तो ये आप लोग उधर में पढ़ते हो, नहीं तो आप जाके देख भी सकते हो उधर में। ठीक है। तो अगर हम लोग इस केस में बात करें तो हम लोग सिर्फ वेपर की बात करेंगे, तो यही वेपर है जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्लियर। तो ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो ए वेपर के द्वारा भी हो रहा है, बी वेपर के द्वारा भी हो रहा है। मतलब ए का भी कुछ प्रेशर होगा इंडिविजुअल, बी का भी कुछ प्रेशर होगा इंडिविजुअल, और ये दोनों मिला करके टोटल वेपर प्रेशर है हमारा, है या नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो हमारा वेपर फेज कंपोनेंट है, वेपर फेज कंपोजिशन है। वेपर फेज कंपोजिशन मतलब ये हमारा जो स्टेट हो गया वो गैसेस स्टेट हो गया। अरे गैसियस स्टेट ही ना हो गया, दिस इज बेसिकली गैसियस स्टेट। और इस गैसियस स्टेट में दो डिफरेंट गैस, ए गैस और पी गैस, दोनों आपस में मिक्सड है, मतलब सेम केस ये हो गया। तो अगर इस केस में हम लोग सिर्फ ए के द्वारा प्रेशर लिखना चाहें, प्रेशर ड्यू टू ए, इस केस में अगर हम लोग लिखना चाहें इसमें, तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए इट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इट विल बी टोटल प्रेशर, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, वाई ए, है ना। तो हम लोग यहाँ से वाई ए कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई ए यहाँ पे क्यों लिए, एक्स ए क्यों नहीं लिए, एक्स ए हम लोग लेते हैं तो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड फेज का कंपोजिशन, और ये जो हमारा कंडीशन है वो गैसियस फेज में सेटिस्फाई होता है। तो गैसियस फेज ये है ना, और यहाँ पे ए का कंपोजिशन कितना है, मोल फ्रैक्शन वाई ए। तो यहाँ से वाई ए का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो वाई ए इट विल बी इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी। क्लियर। पी टी मीन्स टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। आप इसको चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो। पी ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी ए को लिख सकते हैं ना, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए राउल्स लॉ के बेसिस पे। और पी टी को क्या लिख सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर, मतलब पी ए प्लस पी बी। पी ए को पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी को पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा वाई ए का वैल्यू आ गया। सिमिलरली अब ए का निकल गया तो बी का भी निकाल ही सकते हैं ना। अगर हम लोग सिर्फ प्रेशर ड्यू टू बी लिखना चाहें तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी इट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसेस फेज, तो वो है वाई बी। तो वाई बी का वैल्यू कितना आ गया, तो वाई बी इट इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी अपॉन टोटल प्रेशर, सिंपल। क्लियर। तो ये हमारा वेपर फेज कंपोजिशन वाई ए और वाई बी दोनों कैलकुलेट हो गया हमारा। तो ये सिंपल था क्योंकि ये हमारा मिक्सचर ऑफ गैस था। तो मिक्सचर ऑफ गैस था तो उसके लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिए। तो उससे ए का भी हमारा वेपर फेज कंपोजिशन पता चल गया, बी का भी हमारा वेपर फेज कंपोजिशन पता चल गया आसानी से। क्लियर है। होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन है आपका,
सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड एक्स एंड वाई, दो वोलाटाइल लिक्विड है एक्स और वाई, मतलब दोनों वोलाटाइल है, ओबे राउल्ट्स लॉ। At a certain temperature, it is found that when the total pressure above the given solution is 400 mm of Hg, मतलब टोटल प्रेशर हमारा एबव द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर का जो टोटल प्रेशर है वही तो वेपर प्रेशर होता है ना हमारा, वो कितना दिया हुआ है 400 mm ऑफ Hg, मतलब टोटल वेपर प्रेशर Pt का वैल्यू दिया हुआ है आपको 400 mm ऑफ Hg। क्लियर। और ये हमारा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन वेपर फेज, वेपर फेज में एक्स का मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते थे, तो वाई ए सॉरी एक्स है ना, एक्सक्यूज मी सॉरी, तो वाई एक्स, वेपर फेज कंपोजिशन ऑफ एक्स इज 0.45 एंड इन द लिक्विड फेज इज 0.65, लिक्विड फेज को हम लोग एक्स से डिनोट करते थे, तो एक्स एक्स इट इज इक्वल टू 0.65। क्लियर। कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, कैपिटल वाई रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वाट आर द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड एट द गिवन टेम्परेचर, मतलब हम लोग को दोनों का प्योर वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब पी नॉट एक्स का वैल्यू कितना होगा और पी नॉट वाई का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये देखिए टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 400 mm ऑफ Hg, यहाँ पे दोनों वोलाटाइल है, मतलब दोनों वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो x की वजह से भी होगा और y की वजह से भी होगा, क्योंकि दोनों वोलाटाइल है। अगर x को हम लोग एक्सपेंड करें तो Px विल बी इक्वल टू पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x, Py विल बी पी नॉट वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ y, और Pt का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है दैट इज बेसिकली 400 mm ऑफ Hg। अगर आपको वाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई एक्स मतलब वेपर फेज कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स, तो वेपर में हमारा वाई भी होगा क्योंकि दोनों है हमारा, तो यहाँ से आप वेपर फेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाई निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा मोल फ्रैक्शन एक्स और मोल फ्रैक्शन वाई दोनों का सम हमेशा कितना के इक्वल होगा 1, क्योंकि दो ही कॉम्पोनेंट है, तो दोनों का वेपर फेज वाला मतलब वाई वाई प्लस वाई एक्स इट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ y इन वेपर फेज निकाल सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ x इन वेपर फेज, दैट मीन्स 1 माइनस, और वाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.45, मतलब कितना आ गया ये, आई थिंक 0.55। क्लियर, आई बात समझ में। ये वैल्यू आया है वाई का, मतलब कि यह है वैल्यू वाई का, मतलब ये हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इन वेपर फेज। सिमिलरली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन लिक्विड फेज दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इन लिक्विड फेज हम लोग निकाल सकते हैं। अगेन हम लोग यूज़ कर लेंगे अब लिक्विड फेज के लिए कि एक्स एक्स प्लस एक्स वाई इट विल ऑल्सो भी इक्वल टू 1, क्योंकि लिक्विड में तो दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 ही के बराबर में आएगा। अरे कहीं पे है तो मोल फ्रैक्शन का सम तो हर कंपोनेंट का इक्वल टू 1 ही आता है ना सम करके, तो यहाँ पे एक्स वाई के वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, और यहाँ पे लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना देगा 0.65, मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.35। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हम लोग को ये आया है वैल्यू एक्स वाई का, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इन लिक्विड फेज, ये आया वैल्यू वाई वाई का, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इन वेपर फेज। तो हम लोग यहाँ पे एक्स एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं 400 इट इज़ इक्वल टू पी नॉट एक्स पता नहीं, इसको कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन लिक्विड फेज, एक्स एक्स का वैल्यू कितना है 0.65 प्लस पी नॉट वाई जो कि हम लोग को पता नहीं है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई हमारा कितना है इन लिक्विड फेज एक्स वाला, तो लिक्विड फेज मतलब कितना 0.35। क्लियर, इसको आप एक इक्वेशन मान करके रख लीजिए। क्लियर है ना। देखिए हम लोग वेपर फेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं ना, तो वेपर फेज कॉम्पोजिशन अगर हम लोग एक्स का निकालेंगे तो फिर हम लोग जस्ट पढ़े थे कि वेपर फेज कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स को राउल्ट्स के लॉ से क्या लिख सकते हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। हम लोग लिक्विड फेज में ही लेते हैं राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करने के लिए, हमेशा ध्यान रखना है। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स लिखे हैं पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स।
तो हम लोग हमेशा लिक्विड फेज कंपोजिशन ही लेते हैं। डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाई पीटी। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन वेपर फेज, वाई रिप्रेजेंट वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन वेपर फेज कितना दिया हुआ है 0.45। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.45, इट विल बी इक्वल टू पी नॉट एक्स जो कि पता नहीं है, एंड इट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन लिक्विड फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन लिक्विड फेज कितना है हमारा 0.65, इट इज़ इंटू 0.65 अपॉन पी टी टोटल प्रेशर, एंड टोटल प्रेशर इज 400 डिवाइडेड बाई 400। तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो गया, सॉल्व तो हो गया आसानी से ना, कि पी नॉट एक्स ये कितना के बराबर में होगा, तो इट विल बी 400 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाई 0.65। क्लियर, आई बात समझ में हमारा। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 276.9 mm ऑफ एच जी। क्लियर। सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे पी नॉट एक्स का अगर वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से पी नॉट वाई का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा। और नहीं तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, हम लोग वाई भी तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं ना, तो आप उतना नहीं करके ऐसे भी कर सकते थे फिर से कि वाई का कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। और राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। इसका वाई मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इन वेपर फेज कितना आया है 0.55, तो इट इज़ इक्वल टू बेसिकली 0.55 इट इज़ इक्वल टू पी नॉट वाई हम लोग को पता नहीं है, निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इन लिक्विड फेज, एक्स रिप्रेजेंट लिक्विड फेज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इन लिक्विड फेज कितना है 0.35, तो इट इज़ इक्वल टू 0.35 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर इज़ 400। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, मतलब पी नॉट वाई आ जाएगा 400 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाई 0.35। क्लियर। तो इसको ही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, दोनों में से कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया बात। एक बार वापस से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि हम लोग को टोटल पेपर प्रेशर दिया हुआ था 400 mm ऑफ एच। बोल रहा था कि दो लिक्विड है एक्स और वाई, और दोनों का दोनों वोलाटाइल है, मतलब दोनों हमारा वेपर में कन्वर्ट होगा। तो और हम लोग को एक्स का वेपर फेज कंपोजिशन दिया हुआ था 0.45 और एक्स का ही लिक्विड फेज कंपोजिशन दिया हुआ था 0.65। तो एक्स के साथ वाई भी होगा वेपर में और लिक्विड में भी एक्स के साथ वाई होगा। तो वाई का कंपोजिशन हम लोग लिक्विड फेज में भी कैलकुलेट कर लिया और वाई का कंपोजिशन वेपर फेज में भी। तो वेपर में हमारा एक्स भी है वाई भी है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन सम होकर के 1 होगा। और एक्स का मोल फ्रैक्शन वेपर में दिया हुआ है हमारा 0.45, तो वाई का कितना होगा 1 माइनस 0.45 जो कि 0.55 आ गया। सिमिलरली लिक्विड फेज में भी हमारा एक्स भी है और वाई भी है, तो एक्स का हमारा दिया हुआ है कंपोजिशन 0.65, तो एक्स का कंपोजिशन हमारा हो गया 0.65। अब लिक्विड फेज में भी दोनों है तो दोनों का सम मोल फ्रैक्शन का इक्वल टू 1। एक्स का हमारा दे दिया 0.65, तो वाई का हमारा लिक्विड फेज कंपोजिशन कितना गया 0.35। तो डायरेक्टली ये यूज़ कर देंगे वेपर फेज कंपोजिशन का फॉर्मूला, कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े ही हैं कि जिस भी कंपोनेंट का आपको वेपर फेज कंपोजिशन निकालना है उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर हम लोग राउंड्स लॉ के बेसिस पे लिखेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। और यहाँ पे ये जो मोल फ्रैक्शन लेते हैं हम लोग राउंड्स लॉ में वो लिक्विड फेज कंपोजिशन वाला, तो ये एक्स वाला ले रहे थे लिक्विड फेज कंपोजिशन, इससे एक बार निकाल लिए। वाई का भी तो हम लोग वेपर फेज कंपोजिशन निकाल चुके थे, उससे भी हम लोग सॉल्व कर लिए, तो हमारा दोनों का प्योर वेपर प्रेशर सॉल्व हो गया। क्लियर। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो इस टाइप से हम लोग इसका प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे वेपर फेज कंपोजिशन निकालने के लिए, ये सब सारा कुछ क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा वेपर फेज कंपोजिशन का बात। तो हम लोग केस ए पढ़ चुके हैं जब हमारा सॉल्यूट भी कौन से नेचर का होगा, वोलाटाइल नेचर का होगा। क्लियर। अब हम लोग केस बी की तरफ प्रोसीड करते हैं जब हमारा सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल नेचर का। तो केस बी, व्हेन वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कौन से नेचर का है, नॉन वोलाटाइल। व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। क्लियर। चलिए आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि आपका एक बीकर है इस टाइप से, और इसमें शुरुआत में आपका सिर्फ अभी सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, ये बीकर ऊपर से इस टाइप से क्लोज्ड भी है,
सॉल्वेंट प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में, तो अभी जब सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो ये सारा का सारा अपर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है हमारा। तो एक बार में इतना मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक बार में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा पेपर उतना जल्दी बन गया, वेपर जितना जल्दी बन जाएगा वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा हमारा। कब, जब सिर्फ सॉल्वेंट था तब। लेकिन इसी केस में जब हम लोग इसी बीकर में सॉल्वेंट, तो हमेशा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दैट इज़ ऑलवेज कौन सा नेचर का होगा, वोलाटाइल नेचर का होगा। इसमें हम लोग क्या कर दिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिए, क्लियर। और सॉल्वेंट तो इसमें पहले से है ही हमारा, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जैसे ही सॉल्यूट को मिक्स करोगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपोनेंट का, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर से मिक्स हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस पे सॉल्वेंट था, लेकिन अब अपर सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट नहीं रहेगा क्योंकि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सॉल्यूट भी आ जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का, तो एक मॉलिक्यूल मान लीजिए एक्स से डिनोट करें सॉल्यूट को, फिर सॉल्वेंट का, तो फिर सॉल्यूट का, फिर हमारा सॉल्वेंट का, फिर हमारा सॉल्यूट का, फिर हमारा सॉल्वेंट का, देन हमारा सॉल्यूट का, क्योंकि यूनिफॉर्म बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों कंपोनेंट। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट। अगर बात करें इसी टाइप से पूरे में इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर अब हम लोग देखें तो जो एक्स डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है हमारा बेसिकली सॉल्यूट को, जो कि कौन सा नेचर का है, नॉन वोलाटाइल नेचर का, मतलब ये तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। जबकि ये ब्लू से हमारा जो दिख रहा है दैट इज़ हमारा कौन सा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, और वो तो हमारा वोलाटाइल है, मतलब ये वेपराइज करेगा, ये वेपराइज करेगा, ये करेगा, ये करेगा, क्लियर। तो जब सिर्फ सॉल्वेंट अकेला था तो उस केस में एक बार में इतना मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो वेपर तुरंत बन जाएगा, प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा हमारा, या जल्दी लगेगा। लेकिन इस केस में अगर हम लोग देखें तो जैसे ही उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिए, तो जो हमारा सरफेस है अपर सरफेस पे अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल नहीं रहा, उस पर हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल आ गया है। लेकिन वो तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि वो कौन से नेचर का है, नॉन वोलाटाइल नेचर का है। तो अब वेपर स्टेट में एक बार में कितना सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है, 1 2 3 और कितना, सिर्फ 4। तो अब जो हमारा वेपर प्रेशर रहेगा वो कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली कम लगेगा, क्योंकि एक बार में इतना मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर में तो प्रेशर ज़्यादा, इधर में कम मॉलिक्यूल वेपर में तो प्रेशर भी कम। मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि जब कभी भी हम लोग सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग मिक्स कर देंगे तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि अपर सरफेस पे हमारा कौन सा मॉलिक्यूल्स आकर के भी कलेक्ट हो जाता है या सबमिट हो जाता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाला मॉलिक्यूल, जो कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। कंक्लूजन समझ में आया। कंक्लूजन यही है कि व्हेन एवर इन एनी सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वोलाटाइल नेचर का ही है, उसमें हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो अब जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर घट जाता है पहले से। क्यों, क्योंकि सरफेस पे कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, वो तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे नहीं, तो एक बार में हमारा कम सॉल्वेंट कन्वर्ट होगा तो प्रेशर भी कम क्रिएट होगा। मतलब कंक्लूजन यहाँ से ये आया हमारा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is always less than the vapor pressure of pure solvent। हमेशा जब कभी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो वेपर प्रेशर हमारा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है जो कि सारा का सारा वोलाटाइल नेचर का है। ऐसा क्यों हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट इस केस में है क्या चाहिए हमारा, सॉल्वेंट बेसिकली,
सम ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट इज रिप्लेस्ड बाय नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, जो कि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इस केस में क्या है, हमारा सॉल्यूट है। जब कभी भी हम लोग का वैसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो उसका हमेशा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पे जो पहले वोलेटाइल कंपोनेंट था उसको कौन आके कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, नॉन वोलेटाइल, तो वो तो वेपराइज करेगा नहीं, तो वेपराइज से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल करेगा जो कि कम हो गया, तो वेपर भी कम बनेगा। जब कम मॉलिक्यूल रहेगा तो प्रेशर भी तो कम ही क्रिएट करेगा ना। ये तो हम लोग थियोरेटिकली समझे, बाकी इसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। अगर अब देखिए, अगर वैसा सॉल्यूशन है हमारा जिस केस में हमारा सॉल्वेंट जो है वो तो वोलेटाइल नेचर का ही है, लेकिन सॉल्यूट जो है वो कौन से नेचर का है, मेरा नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो उस केस में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही हमारा वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो जब कभी भी हमारा सिर्फ सॉल्वेंट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब जो वेपर बनेगा वो सॉल्वेंट का बनेगा। वेपर अगर सॉल्वेंट का बना तो प्रेशर भी सिर्फ सॉल्वेंट ही लगाएगा, सॉल्यूट नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो वेपर ही नहीं बना, तो वो प्रेशर भी नहीं क्रिएट करेगा। तो जो टोटल वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि सिर्फ वही वोलेटाइल है, सॉल्यूट की वजह से नहीं होगा। कब? जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का है। मतलब इस केस में हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर PT इज ऑलवेज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। क्योंकि सॉल्वेंट ही कौन से नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है। क्लियर? सॉल्यूट का इसमें सम नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था, ना वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, ना वेपर में कन्वर्ट हुआ, ना उसका वेपर बना, ना वेपर बना, ना प्रेशर क्रिएट करेगा। तो टोटल वेपर प्रेशर ऐसा सॉल्यूशन का हमेशा किसके होगा, हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही होगा। क्लियर? और वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू द राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग P0 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऑब्वियसली यही तो होगा। मतलब इस केस में लिख सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वही वोलेटाइल है, जो कि कितना के बराबर में है, दिस मच। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो ये हमारा इतना आ जाएगा। तो ये तब के केस का है हमारा टोटल वेपर प्रेशर, जब हमारा सॉल्यूट कौन से नेचर का होगा, नॉन वोलेटाइल, तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। लेकिन जैसे ही सॉल्यूट भी वोलेटाइल तो वो सॉल्वेंट की वजह से भी होगा प्लस सॉल्यूट की वजह से भी होगा, तो दोनों को सम कर देंगे। सिंपल। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस एक्सप्रेशन को हम लोग और चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हमारा सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का, सॉल्यूट का प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वो हमेशा कौन से नेचर का होगा, हमारा इक्वल टू 1 होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो टोटल प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर इट विल बी इक्वल टू P0 ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि कौन से नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का। मतलब टोटल वेपर प्रेशर आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P0 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस P0 ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि कौन से नेचर का है, बेसिकली नॉन वोलेटाइल। देखिए मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया। हम आपको भी जस्ट पढ़ाए हैं कि जब कभी भी हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट से घट जाता है, क्योंकि कुछ सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आकर के स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ देखिए हमारा ये हम लोग टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर निकालने हैं कौन से सॉल्यूशन के लिए, जिस केस में हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। तो इस केस में हमारा टोटल वेपर प्रेशर कितना आया, P0 ऑफ सॉल्वेंट माइनस ऑफ दिस मच। P0 ऑफ सॉल्वेंट मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जब उसमें सॉल्यूट नहीं था
तो उससे कम ही ना होगा, तो उसमें से कुछ घट ही के वैल्यू आ रहा है, मतलब टोटल वेपर प्रेशर घट गया कि नहीं घट गया, इससे तो हमेशा कम ही होगा। और हम लोग थियोरेटिकली भी तो यही पढ़े थे कि प्योर वाले से ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये मैथमेटिकली भी ये एक्सप्रेशन हमारा प्रूफ हो चुका। तो हम लोग दो केस बेसिकली पढ़े, एक जब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा और एक सॉल्यूट वोलेटाइल। सिंपल है, जब सॉल्यूट वोलेटाइल नेचर का तो वो भी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा तो प्रेशर वो भी क्रिएट करेगा, तो उस केस में टोटल प्रेशर लिखेंगे सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का। अब जब कभी भी हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का, मतलब वो हमारा वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, जब वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट कन्वर्ट होगा, तो उस केस में हमारा टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से होगा, सॉल्यूट की वजह से नहीं होगा। क्लियर, तो इस केस में सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, उस केस में दोनों की वजह से। तो ये था दोनों का न्यूमेरिकल वाला हमारा पार्ट। क्लियर, सॉरी मतलब थ्योरी वाला पार्ट। नाउ हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन एट 200 mm ऑफ Hg एंड 415 mm ऑफ Hg। दोनों का दिया हुआ है, मतलब दोनों का दोनों को क्या हो गया, मेरा वोलाटाइल नेचर का हो गया, मतलब वैसा सोल्यूशन जिसमें दोनों वोलाटाइल है। तो वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का, तो प्योर वेपर प्रेशर दे दिया हम लोग को क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 का कितना 200 mm ऑफ Hg एंड डाइक्लोरोमीथेन का हमारा दिया हुआ है 415। डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH2Cl2 और इसका दिया हुआ हम लोग को कितना वैल्यू 415 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन है आपका पहला कि हम लोग को वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का जो प्रिपेयर किया जाता है जब हम लोग मिक्स करते हैं 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3, मतलब मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है 25.5 ग्राम एंड 40 ग्राम ऑफ CHCl2 एंड मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन दिया हुआ है 40 ग्राम। तो इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे हम लोग तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका हम लोग को वेपर प्रेशर निकालना है। पहले तो देख लीजिए दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, मतलब दोनों का दोनों हमारा कौन सा नेचर का होगा, वोलाटाइल। तो इस केस में अगर हम लोग टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर इट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि दोनों का दोनों कौन सा नेचर का है, वोलाटाइल नेचर का। अब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पढ़ चुके हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। पी नॉट ए जो कि बेसिकली इस केस में हो गया पी नॉट ऑफ CHCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 प्लस पी नॉट बी, बी है हमारा CH2Cl2, तो पी नॉट ऑफ CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। क्लियर। अब देखिए ये वाला वैल्यू पी नॉट ऑफ CHCl3 दिया हुआ है, पी नॉट ऑफ CHCl2 भी दिया हुआ है। हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 पता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl2, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 को फाइंड करने की कोशिश करें तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, मोल ऑफ CHCl3 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ CHCl3 और एक कंपोनेंट क्या है CH2Cl2, तो मोल ऑफ CH2Cl2। दोनों का मोल चाहिए तो पहले हम लोग मोल को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ मोल ऑफ CHCl3 इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ CHCl3 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास ऑफ CHCl3 कितना है हमारा, मास ऑफ CHCl3 25.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास निकालिए इसका, तो 25.5 गिवन वेट और मोलर वेट इसका निकालेंगे तो आएगा 119.5। सिमिलरली अगर एक तो ये पार्ट कैलकुलेट हो गया, दूसरा निकाले मोल ऑफ CHCl2, तो मोल ऑफ Cl2 दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ CH2Cl2 जो कि दिया है 40, और इसका मोलर मास आप निकालोगे तो इसका मोलर मास बेसिकली आएगा आपका 85। तो दोनों का हम लोग को ये वैल्यू भी आ गया, तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 लिखेंगे नाउ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 तो ये कितना के बराबर में आ जाएगा, मोल ऑफ CHCl3 जो कि आगे हम लोग कितना 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5,
डिवाइडेड बाई मोल ऑफ CH_Cl3 जो कितना ही आएगा 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5 प्लस मोल ऑफ CH2Cl2 दैट इज बेसिकली 40 डिवाइडेड बाई 85। तो ये मोल फ्रैक्शन आप सॉल्व करोगे तो ये मोल फ्रैक्शन आएगा आपको CH_Cl3 के लिए, जिसका वैल्यू आपको आ जाएगा बेसिकली, जिसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0.312। तो ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3 फाइंड हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 फाइंड हो जाएगा। फिर से यही दोनों कंपोनेंट तो आपस में मिक्स है। जब ये दोनों कंपोनेंट आपस में मिक्स है मतलब दोनों का मोल फ्रैक्शन ऑफ का सम हमेशा कितना के बराबर में, 1 के बराबर में। तो हम लोग चाहेंगे तो हेंस दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 दैट विल बी 1 माइनस 0.312 दैट इज इक्वल टू बेसिकली 0.688। क्लियर। अब सिंपल सा चीज़ है, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग को टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा ना। तो वैल्यू पुट करते जाइए। P नॉट ऑफ CH_Cl3 इज गिवन 200, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3 इज 0.312, P नॉट ऑफ CH2Cl2 इज 415, एक तो ये हो गया, और इसका हमारा 0.688। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो उस केस में हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर हमारा आ जाएगा दैट विल बी 347.92 mm ऑफ Hg। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्या चीज़ है हम लोग को, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जो कि डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला पता ही है, उसी को हम अप्लाई कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग CH_Cl3 का निकालें इन वेपर फेज, जिसको हम लोग Y से डिनोट करते हैं, तो इट विल बी प्रेशर ऑफ CH_Cl3 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ CH_Cl3 राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्योर वेपर प्रेशर ऑफ CH_Cl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ CH_Cl3 कितना है हमारा 200 और इसका मोल फ्रैक्शन कितना था 0.312। तो इट इज बेसिकली 200 इंटू 0.312 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर हम लोग को कितना है पार्शियल प्रेशर 347.92। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3। इसको आप सॉल्व करोगे तो जिसका मैग्नीट्यूड बेसिकली आपको आ जाएगा 0.18, दैट इज़ 0.18। हम लोग को निकालना है दूसरे का ही मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। इसको हम लोग फिर से इतना स्टेप करके निकालें, नहीं भी कर सकते ना, क्योंकि फिर से वेपर में हमारा यही दोनों कंपोनेंट मिक्सड है CH3Cl3 एंड CH2Cl2, मतलब इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर में होगा। तो इसका निकालेंगे तो 1 माइनस वेपर पेज कंपोजिशन ऑफ CH_Cl3, वेपर पेज वाले में ही है तो उसी में का माइनस करेंगे। तो 1 माइनस 0.18 दैट इज बेसिकली 2 0.72 आई थिंक। क्लियर, सॉरी 82 ये हमारा आ गया। तो वेपर पेज कंपोजिशन, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। क्लियर, तो आसान था। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो थ्योरी वाइज इस चैप्टर में बेसिकली जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ें। बाकी इसमें हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है उसमें सिर्फ हम लोग इस पे हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूँगा ताकि आप इस पर अच्छे से न्यूमेरिकल को कर सको। तो ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन थ्योरी वाइज ये हमारा हाफ ख़त्म हो चुका है। देन हम लोग प्रोसीड करेंगे हमारा नेक्स्ट हाफ चैप्टर जो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, तो आप इस सबको अच्छे से रिवाइंड करके देखना, जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हो मेरे से। बाकी मैं इसका असाइनमेंट आपको दे दूँगा और नेक्स्ट जो लेक्चर कल का जो बेसिकली लेक्चर होगा आपका, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। 4-5 क्वेश्चन बढ़िया से करेंगे हम लोग। क्लियर, चलिए ओके, थैंक यू।